ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स के पेपर फर्स्ट क्वांटम मैकेनिक्स के लिए वीडियो लेक्चर नंबर ये आपका 20 है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो इस प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन को डिस्कस किया था। वेव फंक्शन के लिए क्वेश्चन क्या था मैं एक बार लिख दे रहा हूँ। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं या फिर ऐसे आप उसको देख लीजिए। क्या है, सिद्ध कीजिए कि हर्मिट संकारक के आइगन मान जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं। हर्मिट संकारक के आइगन मान कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं। उसको आपने पूरा क्या कर लिया था, डिस्कस कर लिया था। ठीक है, सारी चीज़ें कर ली थी। और अब एक क्वेश्चन हमने आपको करने के लिए दिया था, शायद अभी किसी ने किया नहीं उसको। ठीक है, तो उसको मैं देता हूँ, वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसी हर्मिट संकारक से ही संबंधित है। क्या क्वेश्चन है पहले उसको हम लिख देते हैं, फिर उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका कि एक हर्मिट संकारक से संबंधित या हर्मिट संकारक के लिए हर्मिट संकारक सिद्ध करना है, ये है ना। तो इसको यहाँ से स्टार्ट करो, सिद्ध करना, ये भी इसको भी सिद्ध करना है। सिद्ध करो हर्मिट संकारक के दो आइगेन मानों हर्मिट संकारक के दो आइगेन मानों से संबंधित या आइगेन मानों के संगत, हर्मिट संकारक के दो आइगेन मानों के संगत दो आइगेन फलन, दोनों आइगेन फलन दोनों संगत दोनों आइगेन फलन परस्पर लांबिक होते हैं। ये आपको सिद्ध करना है। क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। अच्छा, ये इधर जो लिखा हुआ है शायद उसमें पूरा नहीं आ रहा, तो ये लांबिक लिखा हुआ है। ठीक है, वो दो कंडीशन बताई थी ना, ऑर्थोगोनल और नॉर्मलाइजेशन वाली। तो ऑर्थोगोनल नॉर्मलाइजेशन को सामान्यीकरण और ये ऑर्थोगोनल का लांबिकता वाली। ठीक है, तो वो ये सब लिखा है लांबिक। ठीक है, तो ये है आपका ये क्वेश्चन है आपको कि सिद्ध करो कि हर्मिट संकारक की दो आइगेन, कोई एक हर्मिट संकारक है वो दो अलग अलग फंक्शन पर ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, जब अलग अलग ऑपरेट किया जाता है तो अलग अलग आइगेन मान होंगे और उन्हीं आइगेन मानों के संगत जो आइगेन फलन होंगे वो आपको सिद्ध करने हैं कि कैसे होते हैं, परस्पर कैसे होते हैं, लांबिक होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको इसमें प्रूव करनी है। चलिए देखते हैं इसको क्या होता है इसमें। अब चाहो तो आप इसको क्वेश्चन को लिख लिया होगा, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, है ना। चलिए देखिए, प्रूव करेंगे इसको। माना कि कोई रेखीय संकारक जो कि हर्मिट संकारक के गुण भी रखता है। ये ऐसे लिख दीजिए, जो कि हर्मिट संकारक भी है। जो कि हर्मिट लिखना है, ठीक, हर्मिट संकारक भी है। ठीक है,
अब हर्मिट संकारक है तो आपको पता है कि वो जो प्रतिबंध होता है, जो कंडीशन होती है उसको सेटिस्फाई करेगा। कंडीशन क्या होती है, इसको उस कंडीशन को याद रखेंगे आप हमेशा, और जितनी बार चाहे उतनी बार आप लिखेंगे। देखो कंडीशन क्या होती है, एक बार मैं लिख दे रहा हूँ। कंडीशन क्या होती है, इंडिकेशन साई स्टार ए ऑपरेटर साई डी बी, ये बराबर होता है ए ऑपरेटर साई होल स्टार और साई डी। इसको एक बार ऑपरेटर इस साई के साथ एक बार ये जो संकारक है उसको हमने साई जो वेव फंक्शन है उस पर ऑपरेट किया है, ठीक है, और इसको जैसे का वैसे रखा, फिर उसका समाकलन किया। इधर देखिए, अब उसी ए ऑपरेटर को हमने इस दूसरे जो कि कंजुगेट था उस वेव फंक्शन का, उस पर ऑपरेट किया है, और उस पर ऑपरेट करते वक्त क्या पूरे का होल स्टार रखते हैं, ठीक है, यानी कि आइगन मान के ऊपर भी स्टार आएगा। स्टार का मतलब उसका कंजुगेट लिखा जाता है, ठीक है। तो ये और बाकी दूसरा साई उसको वैसे रख देते हैं। यहाँ पर इस साई को हमने ऑपरेट किया था इस साई पर, और उधर जो है हमने इस वाले जो साई स्टार है उस पर ऑपरेट किया गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है हर्मिट संकारक के लिए कंडीशन। चलिए देखिए, हर्मिट संकारक भी है, अतः इस हर्मिट संकारक के दो आइगन मान, अतः ये कैसे लिखूं, यदि इस हर्मिट संकारक के हर्मिट संकारक के दो आइगन मान अल्फा एन, ये जो एन है वो सफिक्स में लिखा है अल्फा के, अल्फा एन तथा अल्फा एम, अल्फा एन तथा अल्फा एम हो, अल्फा एन तथा अल्फा एम हो, तब इन आइगन मानों के संगत, आइगन मानों के संगत आइगन फलन, तब इन आइगन मानों के संगत आइगन फलन साई एन, अल्फा एन से संगत कौन सा हमने फंक्शन माना है, साई एन, तथा साई एम लेने पर, ठीक है। देखिए, यदि इस हर्मिट संकारक के दो आइगन मान अल्फा एन तथा अल्फा एम हो, तब इन आइगन मानों के संगत आइगन फलन साई एन तथा साई एम लेने पर, आइगन मान समीकरण से आइगन मान समीकरण से, आइगन मान समीकरण क्या होता है पता है आपको, इससे पहले वाले क्वेश्चन के आंसर में हमने देखा था, क्या हो जाएगा, ए ऑपरेटर साई एन, आइगन वैल्यू अल्फा एन, और ये आएगा आपका साई एन, समीकरण नंबर 1, ठीक है। समीकरण नंबर 2 क्या हो जाएगा, ए ऑपरेटर साई एन अल्फा एन, अल्फा एम, और ये साई एम, समीकरण नंबर 2। ये आपके आइगन मान समीकरण, देख लीजिए इसको, ठीक है, ये आपके आइगन मान समीकरण है। चलिए, अब क्योंकि हर्मिट संकारक है एक, तो उस प्रतिबंध को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। इतना नोट करने के बाद इनको समीकरण 1 और 2 डाल दिया, अब इसको मैं हटा दे रहा हूँ।
चलिए देखिए क्या इनका ही लिख दिया, क्योंकि ए हर्मिट संकारक है, हर्मिट संकारक है, तब वह तरंग फलन साई एन तथा साई एम के लिए, तब संकारक तरंग फलन तरंग फलन साई एम व साई एम के लिए निम्नलिखित प्रतिबंध संतुष्ट करेगा। निम्नलिखित प्रतिबंध संतुष्ट करेगा। ठीक है, कौन सा है? चलिए साई एन स्टार ए ऑपरेटर साई एन डी बराबर, दोनों फंक्शन ले लिए हमने। इधर क्या आएगा? इंटीग्रेशन ए ऑपरेटर साई एन और ये पूरे का होल स्क्वायर, और इधर आ गया आपका साई एम और ये आ गया आपका डी, इसको डाल दिया समीकरण नंबर 3। अब देखिए जरा एक एक करके इसको सॉल्व कर लेना। पहले इसको क्या ले लेंगे? एलएचएस वगैरह ले लेंगे। एलएचएस ले लेंगे। एलएचएस ले लीजिए, क्या आ जाएगा? बराबर ऑपरेट करेंगे इसको, क्या आ जाएगा? ये आ गया और यहाँ लिख देंगे समीकरण m वाला था ना, तो m वाला समीकरण कौन सा था? दूसरा था। ठीक है, तो समीकरण 2 से ऐसे लिख सकते हो उसको। तो उधर कट गया, तो इधर लिख दो, यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो ना, एस के नीचे इधर ही लिख दो। आप इसके सामने लिख देना, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, और थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। साई एन स्टार ए कैप साई एम डी वी बराबर क्या आ जाएगा? अल्फा एम को क्या, अल्फा एम क्या है? कॉन्स्टेंट, इसको बाहर निकाल लेंगे, तो बचा हुआ उसको लिख लेंगे साई एन स्टार साई एन और ये डी। समीकरण नंबर आ गया आपका 4। नोट करेंगे इसको, दिख रहा है ना सारी चीज़ें? ठीक है, सिंपल है, जैसे पहले सॉल्व किया था उसी की तरह ये भी। चलिए इसको अब मैं हटा दे रहा हूँ। समीकरण 4 का जो मान है वो क्लियर है, इसकी अल्फा एम है और इधर एलएचएस में यहाँ रख देंगे। समीकरण 4 का मान इधर अल्फा एम वाला आ जाएगा, है ना। तो अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ। देखिए अब आरएचएस को लेने पर आरएचएस को ले लीजिए, आरएचएस को लेंगे। अब देखिए क्या होगा आरएचएस का। बराबर इसको यहाँ अप्लाई करेंगे आप, तो क्या आ जाएगा? अल्फा एन स्टार और साई एन स्टार और साई एम और ये आ गया आपका डी।
समीकरण कौन से एक, क्योंकि साइन एन वाला समीकरण था वो कौन सा समीकरण एक, समीकरण एक से, समीकरण एक से, ठीक है। तो इसको एक लाइन और लिख लीजिए, यहाँ पर इसको थोड़ा थोड़ा कर लो। बराबर अल्फा एन स्टार साइन एन स्टार साइन एन डी वी, और ये समीकरण आ गया आपका 5, ठीक है। देख लीजिए ये समीकरण आ गया आपका 5। अब समीकरण 4 और 5 का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 3 में, ठीक है। चलो इसको रख देते हैं, हटा दूँ मैं इसको। चलिए देखिए समीकरण कौन कौन से थे, 4 और 5 के मान 3 में रखने पड़े। समीकरण 4 बार 5 के मान समीकरण 3 पर रखिए तो क्या आ जाएगा, अल्फा एम साइन एन स्टार साइन एन डी वी बराबर अल्फा एन स्टार समाकलन साइन एन स्टार साइन एन डी। ये आ गया ना। अब आपको पता है सेम है जैसे इससे पहले क्या था उस वाले क्वेश्चन में, किसी भी चीज़ का आइगन मान कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं। उसमें जिस प्रकार से किया था वही सेम अब कहानी होगी, लेकिन थोड़ा सा लास्ट में जाकर क्या कर देंगे, इसको चेंज कर देंगे, ठीक है। चलिए देखिए क्या होगा। इसको यहीं पे लिख लो, आगे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसे लिखो, हम जानते हैं कि हर्मिट संकारक के आइगन मान वास्तविक होते हैं। हर्मिट संकारक के आइगन मान वास्तविक होते हैं। तो ये अल्फा एन स्टार किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा एन। इसको तो पहले से अल्फा में, ये तो कंजुगेट रूप में है, नहीं सिंपल है तो, लेकिन ये है तो इसको हमने यहाँ से ये कन्वर्ट कर लिया। क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, अल्फा एम साइन एन स्टार साइन एन डी वी बराबर अल्फा एम साइन एन स्टार साइन एम, और ये आ गया आपका डी वी। अब दोनों को एक तरफ ले आइए, ये हो गया आपका समीकरण नंबर डाल दिया इसमें 6, इक्वेशन नंबर 6। इसको नोट कर लूँगा हट जा रहा, ठीक है, देख लेंगे। चलिए
चलिए देखिए, अब समीकरण 6 से एक चीज़ बताइए कि क्या अल्फा एम इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 है, इसका और इसका, तो इसकी वैल्यू 0 हो सकती है कभी? इसकी वैल्यू 0 कब संभव है? समीकरण 6 से अल्फा एम माइनस अल्फा एन बराबर 0 तभी संभव है जब m बराबर क्या हो? n हो। और जब m बराबर n हो तो लेकिन यहाँ पर m इज नॉट इक्वल टू n, यहाँ m इज नॉट इक्वल टू n, तब अल्फा m और अल्फा n विल नॉट बी इक्वल 0। अल्फा m माइनस अल्फा n 0 के बराबर नहीं होगा। तो जब ये 0 के बराबर नहीं होगा तो फिर कौन सी वैल्यू? ये वैल्यू 0 के बराबर होगी अब किसी भी कंडीशन में, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आ रहा है? 0। कोई एक वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए। देखिए जरा, तब अतः साइन n स्टार साइन m d के बराबर 0। समीकरण नंबर 7। अब आप देखिए जरा, हमने आपको ये नोट नहीं करना है, ये केवल समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। दो कंडीशन कराएंगे वेव फंक्शन की, नॉर्मलाइजेशन और ऑर्थोगोनल। नॉर्मलाइजेशन कौन सी कंडीशन थी? साइन स्टार साइन dv माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट का मतलब है कि टोटल स्पेस की बात हो रही है, ठीक है। माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट टोटल स्पेस की बात हो रही है। आप चाहो तो इसके ऊपर भी लिमिट लगा सकते हो, यहाँ पर जो कंडीशन है हर्मिट संकारक के लिए, आप वहाँ पर भी लिमिट लगा सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू क्या आती थी? 1। जब इसकी वैल्यू 1 आती थी तो आप इसको क्या बोलते थे? नॉर्मलाइजेशन की शर्त बोलते थे, प्रसामान्यीकरण शर्त। और दूसरी शर्त क्या थी? दूसरी शर्त क्या थी? दूसरी शर्त आपकी ऑर्थोगोनल या लांबिकता, यही तो बोलता है ना, ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनल, ठीक है। कोई बात नहीं, कट गया तो उसको सुन लो आप, केवल ऑर्थोगोनल। तो क्या होगा इसका क्या होता है? साइन स्टार साइन क्या की वैल्यू? 0। देख लो जरा यहाँ पर समीकरण 7 में, साई एन स्टार साई एम डी बराबर क्या रहा है? 0। यानी कि साई एन और साई एम दोनों कैसे हैं? परस्पर लांबिक हैं, ऑर्थोगोनल। सिद्ध हो गया। चलिए इसको मैं हटा दे रहा हूँ इधर। चलिए लिख लीजिए था, समीकरण 7 से स्पष्ट है कि समीकरण 7 लांबिकता की शर्त को संतुष्ट करता है। संतुष्ट करता है। अतः तरंग फलन या आइगन फलन भी बोल सकते हो, ठीक है। आइगन फलन लिखो तो ज़्यादा सही है ना, क्योंकि वो अल्फा एन और अल्फा एम के संगत आइगन फलन है ना। अतः आइगन फलन साइन एन तथा साइन एन परस्पर लांबिक होते हैं।
परस्पर लांबिक होते हैं। ठीक है, अब देखिए जरा परस्पर कैसे होते हैं, लांबिक होते हैं। बस हो गया क्लियर, और क्या है इसमें। ठीक है, ये हो गया आपका सिद्ध हो गया। अब देखिए जरा इसमें कि आपका कॉम्प्लेक्स इफेक्ट हो गया, सारी चीज़ें हो गई और ये हो गया। अभी इसमें कुछ चीज़ें और, अभी संकारक खत्म नहीं हुआ। संकारक में भी क्रम विनिमयक है, कम्यूटेटर जिसको बोलते हैं, क्रम विनिमयक है, और भी है एक दो न्यूमेरिकल वगैरह है, देखेंगे। ठीक है, तो उनको हमें पढ़ना है। और अभी इसमें एक दो श्रोडिंगर का नाम आपने सुना है। श्रोडिंगर के जो वेव इक्वेशन होती है, तरंग फलन समीकरण, एक तो होती है टाइम डिपेंडेंट, आपने पढ़ी होगी शायद बार में, छोटा सा टॉपिक रहता है और डिटेल्स में नहीं है, बट यहाँ पे पूरा प्रूफ है उसका। ठीक है, तो श्रोडिंगर की इक्वेशन होती है दो प्रकार की, एक तो होती है क्या बोलते हैं, काल आश्रित टाइम डिपेंडेंट, और एक होती है काल अनाश्रित, यानी समय आश्रित और समय अनाश्रित। तो वो होगी आपकी टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट, वो भी इसमें आप पढ़ेंगे। और देखो अब तक इसी प्रकार जो चल रही है, इसी प्रकार से आगे चलें। और अगर कोई दिक्कत हो तो उसमें जैसे कोई मिस्टेक हो जाती है, जैसे कभी कोई मिसप्रिंट वगैरह होगा तो उसको आप मेरे को बता दिया करो, तो मैं उसको ठीक करवा दिया करूँगा। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें हैं। ओके, और लाइक एंड शेयर करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।